ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब। आज हम लेक्चर नंबर 4 में मिले हैं अगेन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। आज की हम इस पूरे लेक्चर के अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में समझेंगे एंड ऑल टॉपिक्स जो भी आएंगे। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरेशन हैज़ बिन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। देखिए, फेडरेशन के वे में सेंटर और स्टेट के रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स शेयर हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, बट फेडरेशन के वे में स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रहती है कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रीस्ट्रक्चरिंग करना, दोबारा बनाना थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिटरमाइंड द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टिल द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट इन मैनी वे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ डिटरमाइन है कि यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दोनों के पास है। स्टिल फिर भी द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट इन मैनी वेज में यूनियन गवर्नमेंट, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, लगभग इन्फ्लुएंस करती है पूरे कंट्री के अंदर। बट इन दी पास्ट, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैनी टाइम्स मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। कई टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करती है और डिसमिस कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, दैट वट रूल्ड बाय राइवल पार्टीज, मतलब राइवल पार्टीज को रूल करने के लिए, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं पास्ट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई टाइम्स मिसयूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस करने के लिए मिसयूज करती है। दैट वर्ड रूल्ड बाय राइवल पार्टीज। रूल्ड किसके थ्रू हो रही है? राइवल पार्टीज के थ्रू, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। सो दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अगर आप फेडरलिज्म को स्पिरिट की बात करेंगे अंडरमाइन में, सो द इंडियन सिनेरियो हैज़ चेंज आफ्टर 1990। जो इंडियन का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो 1990s के बाद कुछ चेंज हुआ, राइट। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो एक तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट के एरा की शुरुआत हो गई आफ्टर 1990s। आई मीन 1990s के बाद में कुछ अमेंडमेंट्स आए होंगे। कोलिजन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो मतलब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कोलिजन फॉर्म करती है, गठबंधन बनाती है, राइट। सो सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन दी लोकसभा। यदि किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी नहीं गेन की है लोकसभा इलेक्शन में, सो मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। तो कई सारी पार्टी क्या करेंगी? अलायंस एंटर करेगी विद मैनी पार्टीज, कई पार्टीज के साथ, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज भी उसमें इंक्लूड रहेगी, लाइक क्षेत्रीय दल, मतलब कि जो एक रीजनल पार्टीज होती है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो रीजनल पार्टी के साथ मिलकर, मैनी पार्टी के साथ मिलकर जो है कोलिजन फॉर्म होता है गवर्नमेंट के अंदर सेंटर लेवल पे। सो इट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर दी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, जो भी एक नया कल्चर आता है पावर शेयरिंग का, और ऑटोनॉमी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बट यहाँ कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया गठबंधन की सरकार। बाई चांस अगर लोकसभा इलेक्शन में जैसे ओवरऑल 543 सीट्स होती है, लाइक 243 मतलब 272 प्लस चाहिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने बेस पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में। इन केस 272 किसी के नहीं आता है, ऐसी सिचुएशन पे फिर कोलिजन गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आपको एज अ स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट आपको अलॉट है अकॉर्डिंग टू क्लास। सो इन केस अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं, एक में नहीं होते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपको फेल होने से बचाएगा, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस क्लियर है यहाँ तक। अब अगला जो आएगा हमारा, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है डिफिकल्ट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। कई ऐसे मैनर होते हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है डिफिकल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने में डिफिकल्टीज फेस करता है, और वो आर्बिट्रेरी मैनर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसमें भाई डिसमिस ना कर पाए सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो देखिए, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। इट इज़ द लर्निंग पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी कंट्री में है, एंड प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स कि असामीज कितने परसेंट स्पीक, कौन सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी है, मणिपुरी। सो प्रपोर्शन ऑफ स्पीकर्स, परसेंटेज आपने याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा।
हाफ ईयरली में आएगा, और अभी पीरियोडिक टेस्ट जिस जिस स्कूल्स में बच्चों के होंगे तो वहाँ लर्न करना है आपने। सो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, राइट। सो अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की, कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन वो स्टेप होता है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और कंट्री का इनकेस साइज बड़ा है तो वहाँ पर 3rd टायर्स का आना बहुत जरूरी है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू अ 2 टायर सिस्टम। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है और बिल्कुल भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती कि वो 2 टायर सिस्टम के थ्रू रन कर पाएँ। स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी लार्ज, स्टेट जो इंडिया के बहुत बड़े हैं, इंटरनली वेरी डाइवर्स, अंदर से बहुत मतलब डाइवर्स हैं, बटे हुए हैं मल्टीपल कम्युनिटीज़ में, राइट। सो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप की तरह है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया। सो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि फेडरल पावर शेयरिंग में इंडिया के अंदर जरूरी है अनदर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे 3rd टायर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट का, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पीछे। तो यहाँ पर 3rd टायर का आना बहुत जरूरी है, नीड बहुत जरूरी है। सो दस देयर इज अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन ईच स्टेट। जरूरी है हर स्टेट के अंदर पावर शेयर की जाए व्हेन पावर्स इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट और सेंट्रल के अलावा भी लोकल गवर्नमेंट को पावर गिवन करानी बहुत जरूरी है, और उससे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो आई होप आपको समझ आया हो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, राइट। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन का जो बेसिक आइडिया है is that there are a large number of problems and issue which are best settled at the local level। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी लोकल लेवल पे, डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पा रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट्रलाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी था बड़ी मात्रा में, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि इजीली लोकल लेवल पे सेटल्ड हो सके अच्छे तरीके से, विच आर बेस्ट सेटल्ड एट दी लोकल लेवल। सो क्लियर है। चलिए अब हम डीपली करते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट मतलब देयर इज दी 3rd टायर गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। दिस लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन इंडिया। तो ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर स्टेप्स रहते हैं गवर्नमेंट्स के, इन नाम से जानी जाती है। बट लेकिन इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली इन लोकल गवर्नमेंट, रेगुलरली इलेक्शन हेल्ड नहीं होता लोकल गवर्नमेंट में। सो वर नॉट गिवन एनी पावर बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये भी नहीं है कि स्टेट के थ्रू हर समय में गिवन कराई जा रही हो पावर। सो मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। इन्हीं सिचुएशंस को देखते हुए 1992 में कुछ मेजर स्टेप्स लिए जाते हैं टुवर्ड्स दी डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ। सो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कुछ अमेंडेड होते हैं, चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर 3rd टायर ऑफ डेमोक्रेसी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है और मोर पावरफुल इफेक्टिव, ज़्यादा शक्ति भी देने की बात की जाती है कि अब जो है 3rd काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो कुछ प्रोविजंस बनते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए। फर्स्टली, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ ज़रूरी हो गई कि रेगुलर इलेक्शन जो पहले कंडक्ट नहीं होते थे वो अब रेगुलर इलेक्शंस में हों। सेकंड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 वुमेन की जो रिजर्वेशन है वो रिजर्व होनी चाहिए, जैसे इलेक्शन मेथड में होता है और लोकल में भी हो। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन आ गया 1990, कब आ गया गाइस? देखो यहाँ लिखा है 1992 में। सो सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडी, सीट रिजर्व होनी चाहिए एट द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एग्जीक्यूटिव हेड्स भी होना चाहिए इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लाइक लोकल गवर्नमेंट में। फॉर द SC ST OBC बिसाइड वुमेन, इन चीज़ों को रिजर्व, मतलब इन कैटेगरीज को रिजर्व करना। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC बनाना हैज़ बिन क्रिएटेड इन स्टेट, जैसे हर स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है। कंडक्ट पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शंस, भाई हर स्टेट का मतलब अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, राइट। सो जो अगला आएगा हमारा पंचायत राज सिस्टम आएगा, फिर आएगा हमारा जिला परिषद। सो पंचायत राज सिस्टम हम देखेंगे इन इंडिया रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायत राज। इंडिया के अंदर रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज से। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जितने भी गांव हैं इन सम स्टेट, मुझे स्टेट के अंदर ग्राम पंचायत बनती है वहाँ पे। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। तो अलग अलग वार्ड मेंबर्स के नाम से जाने जाते हैं काउंसिल्स, जैसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड स्टेट्स प्रोविंस। तो पंच और सरपंच होता है वहाँ पे, ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर्म में, और वार्ड मेंबर होता है पंच, प्रेसिडेंट होता है सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज।
इस वार्ड की और इस विलेज की जो पॉपुलेशन है, डायरेक्टली एडल्ट पॉपुलेशन, यूनिवर्सल एडल्ट, उनके थ्रू डायरेक्टली इलेक्शन होता है, राइट। सो इट वर्क्स अंडर दी सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में सुपरवाइज किया जाता है, सारे वर्क्स को हैंडल किया जाता है। सो ग्राम सभा मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव एनुअल बजट एंड रिव्यू दी परफॉर्मेंस ऑफ दी ग्राम पंचायत। तो लगभग पूरे साल में लगभग 2 या 3 बार बजट पेश किया जाता है, ताकि इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस बेटर हो सके और भी अच्छी हो सके पूरे पंचायत, ग्राम पंचायत में। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत में पंचायत समिति, ब्लॉक्स, मंडल भी होते हैं। दी मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल दी पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। जितनी पंचायत के मेंबर्स हैं उनके थ्रू जो है इलेक्टेड होते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पंचायत समिति, ब्लॉक, मंडल के, राइट। सो आई होप आपको पंचायती राज सिस्टम क्लियर हुआ हो। पंचायती राज सिस्टम के बाद आएगा जिला परिषद, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट। सो ऑल दी पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला। एक जिला को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद के जितने मेंबर हैं आर इलेक्टेड मोर ओवर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। किसके थ्रू हो रहे हैं? लोकसभा के मेंबर्स, एमएलए। एमएलए मीन्स मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। और भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में और मेंबर्स भी जुड़े होते हैं। तो ध्यान से रीड करो, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बचपन में भी बताया जाता है सिविक्स में। सो फेडरलिज्म्स का हमारा लेक्चर 4 है। जिला परिषद और पंचायत राज सिस्टम क्लियर है। जिला परिषद का चेयरपर्सन जो है इज इट्स पॉलिटिकल हेड। चेयरपर्सन जो होता है पॉलिटिकल हेड होता है पूरे परिषद का। चेयरपर्सन का मतलब है अध्यक्ष, राइट। सो चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर 4 में ही। म्यूनसिपैलिटीज़ को हम कहते हैं एमसीडी। जो शहर है वहाँ पे एमसीडीज कंडक्ट करती है लोकल गवर्नमेंट। देयर आर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ दिस लोकल गवर्नमेंट बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कंसिस्टिंग होती है। जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी इलेक्शन से तो यहाँ मेयर बनता है, काउंसलर्स बनते हैं, पार्षद बनते हैं हर जोन के, हर वार्ड के। सो जो बिग सिटी है, जो शहर है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जो है म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, रूरल एरियाज़ में जो है ग्रामीण पंचायत, लाइक ग्राम पंचायत होती है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। मेयर भी पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। ओवरऑल दीज आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। लगभग इतने लाख, ये जल्दी से अंडरलाइन कर लो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत में भी और म्यूनसिपैलिटीज में भी। एंड 1/3 ऑफ दैम आर वुमेन। वुमेन की 1/3 मतलब जो भी है, विच इंक्रीज वुमेन वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। वुमेन ने आवाज़ उठाई है उनका इंटरवेंशन भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट। सो 1/3 ऑफ दैम आर वुमेन। वुमेन की 1/3 भी रहती है, जैसे 1/3 सीट्स रिजर्व रहती है और लगभग 1/3 सीट्स तो रिजर्व रहती है, जो आपने पढ़ा भी है। म्यूनसिपैलिटीज क्लियर है। सो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस क्या दिया गया है ऑफिशियली लोकल गवर्नमेंट को? सो ध्यान से समझना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट वॉज हेल्प टू डीपेंड डेमोक्रेसी। बहुत हेल्प मिलती है डेमोक्रेसी को और डीप में ले जाने के लिए इन अवर कंट्री, हमारे देश में। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, कई स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कई ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट जो है सिग्निफिकेंट पावर मतलब इंपॉर्टेंट पावर ट्रांसफर नहीं करती है लोकल गवर्नमेंट को। एंड हैव नॉट गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज टू देम। और उसी के साथ पावर तो ट्रांसफर नहीं करती, एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं करती है ट्रांसफर, राइट। सो वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए रियलाइज़ होता है हमें कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मतलब लोकल गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। अल्टीमेटली जब कॉन्स्टिट्यूशनली 1992 के बाद एक प्रोविज़न आया, तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे बन गए जिसमें भाई ऑफिशियली भी लोकल गवर्नमेंट को प्लेसमेंट मिल गई, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेडरलिज्म। लेक्चर नंबर 4 में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।